गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में आपने शब्ददोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने शब्ददोष का प्रथम उपभेद जो श्रुति कटुत्व दोष के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम आपको शब्ददोष के अन्य भेद के बारे में जैसे च्युत संस्कृति दोष और ग्राम्यत्व दोष पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, च्युत संस्कृति जो दोष क्या होता है। च्युत संस्कृति दोष में क्या होता है, व्याकरण संबंधी दोष पाया जाता है। व्याकरण के नियमों का दोष होता है, तो वो क्या है इसके बारे में आप जानिए। आज नंबर 2 शब्द दोष का जो दूसरा भाग है जिसका नाम है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष क्या होता है इसके बारे में आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा, च्युत संस्कृति दोष जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, अर्थात व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं होता है, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, विद्यार्थी ध्यान दें। च्युत संस्कृति दोष क्या होता है कि जब किसी शब्द के प्रयोग में, कोई शब्द का कवि जब काव्य रचना करता है तो उसमें किसी शब्द के प्रयोग में क्या करता है, व्याकरण संबंधी दोष व्याप्त कर देता है। उससे कोई न कोई भूल ऐसी हो जाती है जिससे भाषा के संस्कार से वो गिर जाता है, अर्थात उसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आप देखिए परिभाषा, जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण च्युत संस्कृति दोष होता है। इसमें मूल बात है व्याकरण संबंधी दोष होता है, व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है। इस वजह से ऐसे काव्य में क्या होता है, च्युत संस्कृति दोष हो जाता है। अर्थात दूसरी परिभाषा, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, अर्थात जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। प्रतिकूल यानी विपरीत, व्याकरण के प्रतिकूल होता है, अर्थात व्याकरण संबंधी नियमों के विपरीत होता है किसी शब्द का प्रयोग। तो इसमें एक छोटी सी परिभाषा है कि जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, च्युत संस्कृति दोष का उदाहरण हम उदाहरण लेकर रहे हैं, आप लिखिए उदाहरण जी। उदाहरण नंबर 1, जैसा कि आप लिखेंगे, मरम बचन सीता जब बोला। मरम बचन सीता जब बोला। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन डोला। अब ये जो पंक्ति है ध्यान दीजिए, इसमें एक दोहा है कि मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब इसमें देखिए बोला शब्द पर आपका ध्यान जाता है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, सीता नारी है, तो सीता जब बोला, बोली आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ व्याकरण संबंधी दोष है, यानी स्त्रीलिंग शब्द के साथ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ बोला, बोलना जो क्रिया है ये बोला पुल्लिंग शब्द के रूप में आ गया कि मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो देखिए उक्त पंक्ति में क्या है, बोला क्रिया पुल्लिंग की है, जैसा कि मैंने ये रेखांकित किया है
लिखिए यहाँ बोला क्रिया पुल्लिंग की है, पुल्लिंग की है जी। इस पंक्ति में क्या है? बोला क्रिया पुल्लिंग की है, ये पुल्लिंग की क्रिया मानी जाती है। क्रिया यानी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। यहाँ बोला यानी बोलना, यानी बोला जा रहा है, तो बोला क्रिया पुल्लिंग की है। उसका प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण का दोष है। उसका प्रयोग सीता के लिए, उसका प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण का दोष है। सीता के लिए होना व्याकरण का दोष है। अब इस दोहे के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मरम वचन सीता जब बोला, या बोला क्रिया पुल्लिंग की है, और उसका प्रयोग यानी कि इसका बोला क्रिया का प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण संबंधी दोष कहलाता है। इसलिए जिस काव्य में व्याकरण संबंधी त्रुटि हो जाती है, व्याकरण संबंधी कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष हो जाता है। इसलिए इसमें च्युत संस्कृति दोष कहा जाता है। तो च्युत संस्कृति दोष वहाँ होता है जहाँ व्याकरण संबंधी दोष होता है, अर्थात भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो जाता। तो ये बहुत ही सरल है। इस प्रकार का एक अन्य उदाहरण में और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 2, दूसरा उदाहरण देखिए। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। फूलों की लावण्य, फूलों की लावण्यता देती है, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। एक पंक्ति आप देखिए, छोटी सी पंक्ति है, इसमें जो लावण्यता शब्द है, ध्यान देना, लावण्यता, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। इस पंक्ति में लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ये लावण्यता शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ क्या होना चाहिए? केवल लावण्य कहना ही ठीक है। इसकी जगह केवल लावण्य शब्द ही आना चाहिए। यहाँ केवल लावण्य शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए, या ता प्रत्यय नहीं लगना चाहिए। तो ये व्याकरण संबंधी त्रुटि है, दोष है, इस वजह से इसमें च्युत संस्कृति दोष है। तो जो आपको जो भी उदाहरण याद रहे उससे आप परीक्षा में स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप इसका स्पष्टीकरण लिखिए। इस पंक्ति में लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इस पंक्ति में लावण्यता शब्द, इस पंक्ति में लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है। इस पंक्ति में क्या है? लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। लावण्य कहना ही ठीक है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं लावण्य, लावण्य कहना ही ठीक है, तो कोई दोष नहीं होगा। लावण्यता की जगह आप लावण्य का उच्चारण करेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, और ता प्रत्यय लगते ये अशुद्ध हो गया। तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है कौन? लावण्यता शब्द। तो यहाँ च्युत संस्कृति दोष हुआ। इस प्रकार ये आपका शब्द दोष में दूसरा दोष च्युत संस्कृति दोष
जिसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब नंबर 3, ग्राम्यत्व दोष। जैसा कि शब्द में ही निहित भाव है ग्राम्यत्व, ग्राम्यत्व दोष, यानी कवि कई बार अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है। कोई भी कवि जब काव्य रचना करता है तो उसमें ग्रामीण शब्दों का प्रयोग प्रकट कर देता है, उसकी वजह से ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। यूँ मान लीजिए कि जिस कविता या काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। अब विद्यार्थी ध्यान दें, ग्राम्यत्व दोष क्या होता है। नंबर 3, शब्द दोष का उपभेद, यानी तीसरा भेद है शब्द दोष में ग्राम्यत्व, ग्राम्यत्व दोष। जब कवि की भाषा में, परिभाषा लिखिए आप, परिभाषा लिखिए, जब कवि की भाषा में, जब कवि की भाषा में अथवा बोलचाल की, जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा, जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है जी। ये इसकी सरल परिभाषा है। जब कवि की भाषा, यानी कवि जब काव्य रचना करता है, देखिए ग्राम्यत्व दोष की परिभाषा, जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा यानी गांव की भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। कवि की भाषा में क्या, ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा, यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा जो साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में ग्राम्यत्व दोष होता है। आप स्वयं परिभाषा लिख सकते हैं। ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है, जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात जिस काव्य या कविता में ग्रामीण या बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है वहाँ ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। जिस काव्य या कविता में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता। बहुत ही सरल ये ग्राम्यत्व दोष है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण देखिए, खोपरी पई परती पनैया ब्रज नारिन की। खोपरी पई, खोपरी पई, इसमें री बड़ी लिखिए, खोपरी पई परती पनैया ब्रज नारिन की। पनैया ब्रज नारिन की। ये जो पंक्ति है आप देखिए, खोपरी पई परती पनैया ब्रज नारिन की। इस पंक्ति में खोपरी और पनैया, देखिए एक शब्द तो है खोपरी,
दूसरा है पनैया। खोपरी सिर को कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं। पनैया पैरों में पहने जाने वाली जैसे चरण पादुकाएं हैं उनको कहा जाता है। ब्रज यानी ब्रज की, नारिन मानी नारियों की। खोपरी पई परती पनैया ब्रज नारिन की, यानी मस्तक पर अर्थात सिर पर ब्रज नारियों की जूतियां या पैरों में पहने जाने वाली चरण पादुकाएं गिरती हैं। अर्थात खोपरी शब्द ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, बोलचाल की भाषा का शब्द है। और पनैया ये पैरों में पहने जाने वाली जूतियों को कहा जाता है। तो ये जो दोनों शब्द क्या है, खोपरी और पनैया, ग्रामीण भाषा या बोलचाल के शब्द होने से ग्राम्यत्व दोष है। इसके बारे में आप लिखिए, इसका स्पष्टीकरण। इस पंक्ति में खोपरी और पनैया लिखिए। इस पंक्ति में खोपरी और पनैया, इस पंक्ति में खोपरी और पनैया जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया है। पनैया जैसे ग्राम्य यानी गांव में बोले जाने वाले ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। जी, इस पंक्ति में खोपरी और पनैया जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ ग्राम्यत्व दोष है, किया गया है। अतः यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। जी, तो इस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष क्यों है? क्योंकि इसमें खोपरी और पनैया शब्द ग्रामीण भाषा के बोलचाल के शब्द हैं। इस पंक्ति में खोपरी और पनैया जैसे ग्राम्य यानी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। इसलिए इसमें कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व दोष है। इसी प्रकार नंबर 2, ये 1 नंबर का उदाहरण देख लिया आपने। अब 2 नंबर का उदाहरण आप और देखिए, जिससे ग्राम्यत्व दोष पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है जैसे मुंड पई मुकुट धरे। मुंड पई मुकुट धरे। जी, मुंड पई मुकुट धरे। मुंड पई मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। सोहत हैं गोपाल, ये भी बहुत सरल है। या मुंड शब्द देखिए, मुंड पई या मूड भी कह देते हैं। मुंड पई मुकुट धरई सोहत हैं गोपाल। यहाँ मूड शब्द मस्तिष्क या सिर के लिए आया है, यहाँ सिर के लिए मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। लिखो, यहाँ सिर के लिए मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ सिर के लिए मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का? मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ सिर यानी मस्तिष्क के लिए मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः कौन सा दोष है? अतः ग्राम्यत्व दोष है। जी, विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार पंक्ति दे दी जाती है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है।
परिभाषित कीजिए। तो ये जैसे आ गया कि मुंड पई मुकुट धरई सोत हैं गोपाल, तो इससे पहचान हो जाती है कि मुंड शब्द ग्रामीण भाषा का है, इसलिए ग्रामित्व दोष है। तो आपको पता लग गया कि इसमें ग्रामित्व दोष है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ काव्य में ग्रामीण भाषा या बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ ग्रामित्व दोष होता है। तो आराम से आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक छोटा सा तीसरा उदाहरण और स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे आप ग्रामित्व दोष के बारे में जानकारी प्राप्त भली भांति कर सकते हैं। नंबर 3 उदाहरण है कि जैसे अन्य उदाहरण है कि मसल दिए नायक नी, लिखो मसल दिए नायक नी, मसल दिए नायक ने गोरे 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 गाल। मसल दिए नायक ने गोरे गोरे गाल। यहाँ देखिए गाल शब्द है, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। मसल दिए नायक ने गोरे गोरे गाल, यहाँ गाल शब्द है। आप इसका स्पष्टीकरण लिखिए। यहाँ गाल शब्द ग्रामीण भाषा का है, इसलिए कौन सा दोष है? ग्रामित्व दोष है। यहाँ गाल शब्द ग्रामीण भाषा का है, अतः है ग्रामित्व दोष है। ये पंक्ति और लिख सकते हैं आप आगे। मसल दिए नायक ने गोरे गोरे गाल, जैसे कपोल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो गाल शब्द है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग जिस काव्य में होता है वहाँ ग्रामित्व दोष निश्चित होता है। तो इस प्रकार आपने आज के वीडियो में च्युत संस्कृति दोष और ग्रामित्व दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त है। आगे जो शब्द दोष शेष बचे हैं उनके बारे में आगे की वीडियो में आप जान पाएंगे। धन्यवाद।